यस, नमस्कार मित्रों। मेरा इंतजार कर रहे थे। आपको लगा नहीं आऊंगा, है ना? आप भूल गए मुझे। यस सर। मैं आपको भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, और आप हमें भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। ठीक है ना? चलिए, कोई बात नहीं। कॉपियां बंद कर रहा हूँ, लिखना है नहीं आपको। ये कॉपियां खोल कर बैठ करके हम व्यंजनों का वर्गीकरण लगभग पढ़ चुके हैं, और उसमें कुछ खास खास बातें मैं रिवाइज कर लेता हूं, क्योंकि आज हम एक नए टॉपिक के शुरुआत करने वाले हैं। हालांकि इन्होंने टॉपिक लिखा होगा कुछ वर्ण विचार का, लेकिन संधि को आरंभ करने वाला हूं मैं। ठीक है, तो कल जो पढ़ाया थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं, थोड़ा फ्लैशबैक चले जाते हैं। देवनागरी लिपि में परंपरागत वर्णों की संख्या कितनी है? 52। ये ध्यान रखना, परंपरागत शब्द है, यानी परंपरा से चला आ रहा है अभी तक तो। और नवीनतम 53। और कौन सा, ये भी आपको पता लग गया होगा। स्वरों की संख्या कितनी है? शुद्ध व्यंजनों की संख्या कितनी है? संयुक्त अक्षरों की कितनी है? उत्क्षिप्त की कितनी है? 2। अयोगवा की कितनी है? 2। कौन कौन से अयोगवा? अनुस्वार और विसर्ग, बिंदी लगती है जो। ठीक है, गृहीत ध्वनियां अरबी और फारसी कौन कौन सी है? क, ख, ज, फ। इनके सबके नीचे क्या लगेगी? बिंदी लगेगी। उनका उच्चारण ही अलग ही प्रकार के होता है, गले वाले इस भाग से होता है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25, क से म तक। स्पर्श संघर्षी 5। ठीक है, और अगर नहीं मिले तो 4। कौन से हैं वो? च, छ, ज, ज। ठीक है, अंतस्थ की संख्या कितनी है? 4। कौन कौन से हैं? य, र, ल, व। अर्ध स्वरों की संख्या कितनी है? 2। कौन कौन से हैं? य, व। प्रकंपित कौन है? र। उसका दूसरा नाम क्या है? लुंठिक, लुढ़क कर उसका उच्चारण किया जाता। अच्छा, ये बताइए, ताड़न जात किसे कहा गया है? उत्क्षिप्त को। ड और ढ, जिनके नीचे क्या लगती है? बिंदी लगती है। क्लियर? चलिए, आपने बहुत अच्छी तरीके से याद किया, मुझे भी अच्छा लगा कि चलो इतना पूरा आपको क्लियर, एकदम बिना किसी कॉपी में देखे हुए सब डेटा दिमाग में। अब जो मैं शुरुआत करने जा रहा हूं, आज आपको लिखाऊंगा नहीं जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि मेरी 1 घंटे की जो पूरी क्लास ये होने वाली है, ये सिर्फ संधि की एक भूमिका है, और संधि को कैसे पढ़ना है, क्योंकि संधि बहुत, अगले 10 दिन तक सिर्फ हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। 10 घंटे की क्लास लेता हूं मैं संधि को पढ़ाने में, और जो मुझसे 10 घंटे की क्लास संधि पढ़ के जाएगा, उससे कितने टॉपिक क्लियर हो जाएंगे वो आपको अभी पता लगेगा कि संधि हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। इतनी ऐसी क्या बात है कि इसमें मैं ज्यादा इस पर वजन कर रहा हूं। एक एक बात क्लियर करेंगे। चलिए, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले संधि को पढ़े नहीं, उससे पहले मैं कुछ शब्द लिख लेता हूं। जैसे ये एक शब्द है दावानल। क्या लिखा है ये? दावानल। आप में से कितने हैं जो इसका वास्तविक अर्थ जानते हैं? वे हाथ खड़ा करें। 1, शाबाश। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, हाँ 10 मान लेते अपन। इतनी भरी क्लास में सिर्फ 10 हैं ऐसे जो इसका अर्थ जानते हैं दावानल का। इसका मतलब देखो, मैं आपको बड़ी गहराई में ले जा रहा हूं, क्योंकि संधि के कंसेप्ट को अगर मेरे जैसा पेपर सेटर अगर पेपर बनाने लग गया, तब तो आपको क्या चीज पकड़नी है उसके अंदर। हम जो रट करके आए हुए हैं वो सब चीजें अब इस टॉपिक में अपन को बिल्कुल नहीं करनी है। संधि में ये जो शब्द आ रहा है, इसका संधि विच्छेद क्या होगा और क्या हो सकता है, ये सारा जो खेल है अर्थ पर है। किस पर है? अर्थ पर। लेकिन हम जब संधि पढ़ के आए तो हमें नियम रटा दिए गए, और अ मिलेंगे तो क्या बनेगा? आ बनेगा। ये बेसिक मैं बातें बता रहा हूं कि संधि को लेकर के जो हम पढ़ते आए, तो इसका संधि विच्छेद क्या होता है, इसका मतलब हमें अर्थ पता होना चाहिए इसका। इसके 4 विकल्प संभावित मिलेंगे आपको। कितने विकल्प? 4। लेकिन उससे पहले जो आप एक नियम पढ़ के आए हो, जो मैं वापस दोहरान कर लूं, अ और ये है आ, और ये है अ और ये है आ। अगर अ के बाद
अ आता है तो परिणाम हमें क्या मिलता है? अ के बाद आ आता तब भी परिणाम आ के बाद परिणाम अ मिले तब भी आ, और आ के बाद आ, यानी कि इन चारों ही परिस्थितियों में परिणाम हमें क्या मिलता है? आ मिलता है। इसके अगर हम विकल्प देखें परीक्षा में, संभावित हमें कितने मिलने की संभावना रहेगी? नंबर 1 दावा प्लस आनल, दावा प्लस आनल। देखो आ और आ मिलके क्या बना देगा? आ बनाएगा। इसी प्रकार से देखें, ये है दावा प्लस अनल, दावा प्लस अनल, आ और अ मिलके क्या बनाएगा? आ। अब बात करें, ये है दाव प्लस आनल, ये भी एक विकल्प हो सकता है, अ के बाद आ, ठीक है। और एक ये विकल्प होगा कि दाव धन अनल। इस हिसाब से देखें, रूल के अकॉर्डिंग चलें तो ये चारों के चारों विकल्प सही है, क्योंकि नियम तो हमें यही बताया गया है। लेकिन संधि में नियम से ज्यादा है अर्थ। अगर हमने अर्थ समझ लिया, ऑटोमेटिक इनके आप संधि विच्छेद कर लोगे। अब बात ही आती है दावा नल का मीनिंग क्या होगा? तो कोई कहता है तूने मेरे घर पे नल नहीं लगाए, मैं तेरे घर दावा ठोक दूंगा। हाँ भाई, दावा नल ऐसा मीनिंग निकालने वाला तो कुछ भी निकाल सकता, कोई जरूरी थोड़ी है भाई इसका यही परफेक्ट मीनिंग है। तो दावा नल का जो मीनिंग है वो वास्तव में मीनिंग क्या है, वो ही है। देखिए, ये आपके लिए एक नया शब्द हो गया। अब आपके लिए एक टॉपिक है आपका पर्यायवाची, ये पर्यायवाची में आने वाला है, ये ध्यान रखना। क्योंकि मैं संधि में लगभग 1000 उदाहरण पढ़ाने वाला हूं, तो 1000 उदाहरण पढ़ाने वाला हूं तो 3000 के करीब आप शब्द सीखने वाले हो। क्योंकि हम इसको भी पढ़ेंगे, इसको भी पढ़ेंगे, इजिकल टू ये वाला भी पढ़ रहे। एक बार में कितने शब्द पढ़ रहे अपन? 3। अगर 1000 उदाहरण अगर हम पढ़ते हैं तो कम से कम हम कितने शब्दों का ज्ञान कर लेंगे? 3000 अप्रोक्स। और एनसीईआरटी ये कहती है कि ग्रेजुएशन तक हमें कितने शब्दों का नॉलेज हो जाना चाहिए? 3500। अब आप सोचिए, मैं तो संधि में ही 3500 3000 के शब्द आपको नॉलेज दे दूंगा। 10,000 शब्दों का नॉलेज कंपटीशन देने वाले जो विद्यार्थी होते हैं उसे होना चाहिए हिंदी को लेकर के। 1 लाख के समथिंग इसमें शब्द हैं, बहुत पढ़ने वाले। लेकिन कम से कम कितने शब्द हमें? 10,000। मैं तो कहता हूं इससे भी कम होगा तो भी चलेगा, लेकिन इतना हमें नॉलेज हो जाना चाहिए। हालांकि आपको खूब सारा नॉलेज हो जाएगा। अभी इस पर अपन बात करते हैं। दाव का मीनिंग होता है वन, जंगल, अरण्य, अटवी, कांतार, विपिन, ये सब जंगल के पर्यायवाची है। फॉरेस्ट जिसको कहा जाता है उसको हिंदी में यानी संस्कृत में उसे दाव कहा गया है। क्या कहा गया है? दाव। नंबर 1। इस दाव का एक और अर्थ भी होता है, किसी के ऊपर, जैसे अपन कहते हैं देख मैंने एक दाव खेला है ना। कोई कोई अपन घटनाक्रम ऐसा करता है कि देख मैंने ऐसा षड्यंत्र रचा है, ऐसा दाव खेला है कि इस बार मैं जीत ही जाऊंगा। तो वो दाव एक अलग है, यानी मैंने जंगल खेला है। अब वहां वो उसका मीनिंग अलग है, अनेकार्थक रूप में ग्रहण करेंगे वहां। तो दाव का मतलब होता है वन, और अनल का मतलब होता है आग, अग्नि। इसका मीनिंग है, अब एक और टॉपिक आपका क्लियर होगा, और वो होता है एक वाक्यांश के लिए एक शब्द। ये मैंने आपको अपनी पहली क्लास जब हुई थी तब मैंने इस पर बात नहीं की थी, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, खूब सारी बातें, समय का अभाव था मेरे पास, इस पर हम बात करेंगे। तो इसका मीनिंग हुआ दावा नल का कि जंगल में लगने वाली आग। देखिए, आपने एक वाक्यांश सीखा। हम टॉपिक संधि पढ़ रहे हैं, लेकिन संधि से कितनी बातें क्लियर कर रहे हैं? नंबर 1, एक वाक्यांश के लिए शब्द अगर आ गया परीक्षा में, जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? दावानल। एक तो ये क्लियर हो गया। जंगल का पर्यायवाची क्या होता है? दाव। एक बात ये क्लियर हो गई। और दावानल का संधि विच्छेद क्या होता है? दाव प्लस अनल। बात समझ में आ गई? क्लियर? अब देखिए, पेपर सेटर होशियार है, उसे पता है कि इस लड़के को ये कोचिंग में पढ़ रहा है, राकेश सर से उसने बता दिया होगा। तो पेपर सेटर वो थोड़ा सा चेंज करके आपसे पूछेगा दावाग्नि। अब मुझे बताइए, क्या इसका संधि विच्छेद करने में हम समर्थ नहीं है? क्योंकि हमें एग्जैक्ट इसका मीनिंग पता है कि दाव का मीनिंग क्या होता है? वन। और अग्नि का मीनिंग क्या होता है? आग। जंगल में लगने वाली आग दावाग्नि कहो या दावानल को, दोनों का मीनिंग एक ही है। संधि हमें शब्दों का पोस्टमार्टम करना सिखाती है, और उसका अर्थ जब हमें समझ में आ जाता है तो हम समर्थ बन जाते हैं। और जब किसी शब्द का हमें अर्थ नहीं है पता है
तो हम उस शब्द के लिए व्यर्थ है, क्योंकि हमें उसका अर्थ ही नहीं पता, तो हम परीक्षा में आंसर क्या दे पाएंगे, कुछ भी नहीं दे पाएंगे। चलिए, तो अभी मैं एक आग के बारे में बता रहा था, ऐसी हमारी 3 आग है कुल मिलाकर के, ठीक है। हालांकि ये सब बताऊंगा बाद में। जैसे ये आ गया बड़वा नल, क्या लिखा इसमें, बड़वा नल, और एक होता है जठरा नल। अभी जठरा नल, ये 2 और आग हो गई, और ये एक वाक्यांश में पूछी जाएगी, ध्यान रखना। हो सकता है किसी किताब में, सॉरी, प्रश्न में ऐसा भी पूछ लिया जाए कि कौन सी आग सुमेलित नहीं है, तो ऐसे में ध्यान रखना, ये ऐसे प्रश्न बन सकते हैं। तो बड़वा नल का संधि विच्छेद देखिए। अब यहां में शब्द का मीनिंग पता होना चाहिए, ये एक नया शब्द है हमारे लिए, बड़व। बड़व का अर्थ होता है समुद्र। समुद्र को कहते हैं रत्नाकर, जिसको कहा गया है। और याद रखना, पानी के पर्यायवाची में धी लगाने पर समुद्र के पर्यायवाची बनते हैं। जलधि, निरिधि, वारिधि, तोयधि, जल को जो धारण करता है। दुनिया की तमाम नदियां हैं, समस्त नदियां कहां समाहित हो जाती है, समुद्र में। इसलिए सबसे बड़ा जो पात्र है, यूं कह सकते हो, जल का, वो हमारा समुद्र है। इसलिए वो जल को धारण करने वाला है। तो बड़व भी समुद्र को ही कहा जाता है। और ये कहा अनल आ गया। और समुद्र में लगने वाली आग क्या कहलाती है, बड़वा नल। अब आप ये सवाल दिमाग में आ रहा होगा, समुद्र में कहां आग लगती है। यूट्यूब पे कभी फ्री टाइम में जाके सर्च करना इस शब्द को लेकर के, तो आपको पता है एलपीजी गैस बनती है। कहां से आती है एलपीजी गैस, समुद्र से ही मिलता है। हमारे जो प्राकृतिक गैस है उसका अथाह भंडार है। ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, प्रोपेन, मेथेन वगैरह, ऐसे आपने साइंस में पढ़े होंगे। तो ये जो उनकी गैसें होती है, समुद्र में आग लगाने का काम करती है। इसलिए इसको क्या कहा गया है, बड़वा नल कहा गया है। अगली बात करते हैं इसमें जठरा नल। तो इसमें मूल शब्द है जठर, और इधर आ गया अनल। अनल यानी क्या होता है, आग। जठर यानी पेट, देखो नया शब्द है ये। जठर यानी पेट, अनल यानी आग, पेट में लगने वाली आग। अब आप ये सवाल कर रहे हो कि सर पेट में कभी आग लगी नहीं हमारे, आप ये कैसे कह रहे हो। पेट में आग लगने का मतलब क्या है, इसको थोड़ा अलग तरीके से समझाता हूं। साइंस तो बाद में आई है, लेकिन उससे पहले जो बातें कही गई है, क्या पता उन लोगों ने कैसे इसको जस्टिफाई किया होगा, कैसे उसको समझा होगा। जनरली एक सामान्य बात होती है, जब भी हमें भूख लगती है ना बहुत तेज, तब हम क्या कहते हैं, मेरे पेट में चूहे कूद रहे, ऐसा कह देते हैं। अरे तेरे पेट में क्या चूहे कूद रहे, क्या क्या वास्तव में चूहे थोड़ी कूद रहे अंदर। इसका कारण यह है, हमारे भोजन को पचाने के लिए अंदर जो एसिड होता है, वो एसिड वर्किंग मोड में होता है। तब हमें एहसास नहीं होता कि वो भोजन को पचाने का काम कर रहा है। जब पचाने के लिए उसके पास कुछ नहीं होता, काम होता ही नहीं, वो लेबर फ्री बैठी हुई है, वर्कर फ्री बैठी है, तो हम उसको काम देते हैं। काम क्या देते हैं, फटाक से एक समोसा ठूस दिया, एक आलू बड़ा ठूस दिया। अब वर्कर काम करने लग जाएंगे, एसिड उसके ऊपर अटैक करता है, वो हमारे शरीर के अंदर एसिड बनता है, और वो उस भोजन को टुकड़े टुकड़े करके उसको पचाने का काम करता है। और हम इस चीज से अनभिज्ञ, खाना खाने के तुरंत बाद भर लोटान पानी पी लेते हैं। कभी नहीं पीना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है, भोजन करने के बाद 1 घंटे बाद हमें क्या पीना चाहिए, पानी पीना चाहिए। अगर जो नित्य ये क्रियाक्रम रखता है अपने शरीर के साथ, उसकी बॉडी, उसकी शरीर उसका साथ देती है, उसका काम करने का तरीका, वो सब उसके अकॉर्डिंग ही होता है। जल्दी लोग बीमार क्यों हो जाते हैं, पेट की उनकी समस्या क्यों हो जाती है, उनको खाना खाने का भी तरीका पता नहीं है, कितना खाना और क्या खाना। शाम के समय हमें बिल्कुल लाइट भोजन करना चाहिए, ये भी हमें पता नहीं हो। ठूस ठूस खाते हैं, और फिर 10-11 बजे तक खाएंगे हम, और फिर क्या होगा, पानी हम प्रॉपर पी नहीं पाएंगे, भोजन पचेगा नहीं, इंडाइजेशन हो जाएगा, अपच हो जाएगा, अजीर्ण हो जाएगा, शरीर की कई सारी बीमारियां हो जाएगी। इसलिए संस्कृत की एक पंक्ति है, भोजनांते जल विष प्रदम, अर्थात भोजन के तुरंत बाद पिया गया जल विष के समान होता है, यह हमारे शास्त्रों में कहा गया है। इसलिए ध्यान रखना, पेट की अग्नि वही होती है जो भोजन को पचाने का काम करती है, और हमें क्या कहती है कि कुछ लाके दो, हम अभी फ्री बैठे हुए। तो कहते हैं ना, व्रत करने से व्यक्ति के अंदर वो तप, वो एनर्जी कैसे आती है, वो इसी वजह से आती है। खैर, मैं व्रत नहीं करता हूं, लेकिन मेरे खाने को लेकर बड़ा मैं संयमित हूं। मैं खाना उतना ही खाता हूं जितनी मुझे आवश्यकता होती है, और
उतना ही जो अपने बॉडी को कंट्रोल कर सके। खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए, तो मतलब आप उतना ही खाना खाएं। तो आपको ऐसे लगेगा, लगभग 44 साल की एज हो गई मेरी, लेकिन मैं अपने खाने को मैं इतना महत्व देता हूं। वो क्या, मेरे साथ वाले जितने स्टाफ वाले हैं, मर जाए जितनी तो दिन में चाय पी लेते होंगे, मैं चाय नहीं पीता। मैं सिर्फ विद्या व्यसनी हूं, अर्थात बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, पान, तंबाकू, ये जो होते हैं एक विद्यार्थी जीवन में कहीं न किसी रूप में उसके साथ आ ही जाते, किसी दोस्त के साथ, किसी और तरीके से। लेकिन एक पढ़ने वाले को तो इनसे बिल्कुल दूर रहना चाहिए। अच्छी बात है कि अपनी क्लास में भी कोई ऐसा विद्यार्थी नहीं होगा, और अगर है भी तो कम से कम अपने सिलेक्शन तक तो उस चीज से उससे दूर रहना चाहिए। मैं तो कहता हूं जिंदगी पर दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये चीजें अपने स्वास्थ्य को क्या करती है, खराब करती है। खैर वो तो बाद की बात है, वो तो देखो व्यक्तिगत लाइफ है, उसको हम सिर्फ दार्शनिक वे में हम कह सकते हैं, समझा सकते हैं। अब वो करना नहीं करना वो उसकी खुद की ओपिनियन है। तो 3 प्रकार की आग हो गई, बड़वानल और जठरानल। समुद्र में लगने वाली आग क्या कहलाती है, बड़वानल। पेट में लगने वाली आग क्या कहलाती है, जंगल में लगने वाली आग क्या कहलाती है, दावानल। अब बात ही आती है कि हम जिस शब्द पर आ रहे हैं उसी शब्द पे मैं वापस आ जाता हूं जो मैं पढ़ा रहा हूं, और वो शब्द है हमारा संधि। देखिए व्यावहारिक जीवन में संधि के कितने मायने पहले वो समझ लेते। संधि शब्द के कितने अर्थ हम ग्रहण करते आए। सबसे पहले इस संधि का मतलब जो होता है, शाब्दिक अर्थ वो बता रहा हूं, वो होता है जोड़। क्या अर्थ होता है, जोड़। अब आप देखना, सबसे पहले विवाह होता है, तो विवाह में वर और वधु के हाथ का मिलाप किया जाता है, जिसे आप क्या कहते हो, हस्त मिलाप, पाणी ग्रहण संस्कार, ये किया जाता है। जोड़ा गया उनको, ये भी जोड़ है, ये संधि हो रही है। तो क्या अ प्लस आ हो रहा वहां, आप सोचो, क्या अ प्लस आ हो रहा, नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं हो रहा। अच्छा एक बात बताओ, एक विजेता राजा एक पराजित राजा है, उस पराजित राजा जो होता है वो विजेता राजा से संधि करता है, क्योंकि वो हार जाता है, तो उसको उसके साथ संधि करनी पड़ती है। कभी सुना होगा आपने हिस्ट्री में, उसने संधि कर दी, तो क्या अ प्लस आ किया वहां, नहीं, हम तो संधि यही सुनते हैं, यही पढ़ते हैं, वो भी संधि होती है। ये शरीर के अंग है, ये संधि भाग कहलाता है डॉक्टर की भाषा में, साइंस की भाषा में। ये भी संधि भाग है, 2 हड्डियां आपस में जुड़ रही है। तो क्या साइंस में कभी डॉक्टर के पास जाओगे, हड्डी टूट गई, सर मेरी संधि अ प्लस आ करना, ऐसा थोड़ी कहोगे क्या, नहीं। तो फिर संधि का वास्तविक अर्थ हम जो पढ़ रहे हैं वो कौन सा, संधि का मतलब तो जोड़ होता है। अब ये जोड़ विचारों की हो सकती है, 2 विचार आपस में मिल रहे हैं, संधि हो गई, शादी करवा ली। कोई नियमों में बंधन की बात हो रही है, तो वहां पे भी संधि हो रही है। किसी चीज को जोड़ा जा रहा है, वो भी संधि हो रही है। तो फिर हम जो संधि कर रहे हैं वो संधि कौन सी, वो संधि है वर्णों की। किसकी संधि है, हाँ, वर्णों की जोड़, उसको संधि कहा जाता है। अब इसको भी समझना, वर्णों की जोड़, जैसे देखिए ये हमारा है न और ये हमारा है ल। हमने आपको वर्ण पढ़ा था ना, ये 2 वर्ण है न और ल, दोनों को जोड़ो क्या बनेगा, फल, नल। शाबाश, ये नल बन गया। तो 2 को जोड़ दिया, संधि हो गई, 2 को जोड़ दिया तो क्या हो गई, संधि। परंतु ये भी संधि नहीं हुई। अब तो फिर इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे संयोग। क्या कहेंगे, संयोग। तो हमारे लिए 2 नए शब्द बन गए, संयोग और संधि। सीधा सा अर्थ है, जब कोई 2 वर्ण या 2 शब्द आपस में मिले और उनमें कोई भी ध्वनि परिवर्तन अगर नहीं होता है तो वो तो कहलाता है संयोग। और ध्वनि परिवर्तन होता है, इसका मतलब संधि के लिए जो जरूरी बात आती है वो आती है ध्वनि परिवर्तन। अब ध्वनि परिवर्तन कैसे होता है, चलिए इसको थोड़ा समझते हैं। ये है वाक और ये है जाल, और क्या बन गया, वाक जाल। ये क्यों बना, कैसे बना, ये संधि में हम नियम पढ़ाऊंगा, उस समय बताऊंगा। जो आपने बचपन से पढ़ा होगा, कभी रटा होगा, थोड़ा वो उदाहरण लाता हूं। दिक प्लस गज क्या बजा,
दिग्गज, ये तो पढ़ा ही होगा आपने। दिग्गज, दिग प्लस गज से क्या बना? दिग्गज। बहुत सारे शब्दों के मीनिंग बताऊंगा, आप बहुत जानते नहीं हो, लेकिन संधि के माध्यम से हम इसको समझेंगे। चलिए, दिग्गज पढ़ने से पहले इस बार आ जाते हैं, एक और पढ़ा लेता हूं मैं। ये है वाक और ये है दत्ता, और क्या बना? वाग दत्ता। चलिए इस लाइन में बताओ, वाग दत्ता का मीनिंग जानते हो आप? नहीं जानते हो? आप जानते हो क्या? इस पूरे इधर में कोई वाग दत्ता नहीं जानते हो? इधर चलो कुछ एक शब्द तक तो आए हो आप। मैं प्रॉपर वाग दत्ता का अर्थ पूछ रहा हूं, इसका मीनिंग नहीं पता? चलिए अब मैं आपको बता रहा हूं कि संधि से हमें कैसे बहुत सी चीजें सीखने मिलेगी। यहां एक शब्द है वाक। जब भी संधि प्रकरण में यह शब्द आएगा, आपको इसका अर्थ वाणी ग्रहण करना है। वाक का मतलब क्या होता है? वाणी, ये ध्यान रखना। और दत्ता, दत्ता का मीनिंग है दी गई, वाणी के द्वारा दी गई, अर्थात वाणी के द्वारा जिसका दान हो गया हो, ठीक है, उसको कहा जाता है वागदान। पहले समझ लीजिए दोनों का मीनिंग। ये कम वक्त आएंगे एक वाक्यांश में, एक वाक्यांश में आएंगे, और मैं आपको इतने शब्द सिखा दूंगा कि आपको एक वाक्यांश यही संधि में याद होने वाले। वागदान का संधि विच्छेद आप करोगे तो व्यंजन संधि में हालांकि मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी सिर्फ सिखा रहा हूं कैसे संधि को समझना है। वाक कहते हैं वाणी को, दान यानी देना, वाणी से जिसका दान दे दिया गया हो उसे क्या कहते हैं? वागदान। आपने कभी रोडवेज की बस में सफर किया बिना टिकट? बिना टिकट का मतलब यह कि टिकट नहीं खरीदा, बस में बैठ गए, वो टिकट वाला आया तो टिकट दे दिया। कभी ऐसा अनुभव लिया आपने? बहुत बार, शाबाश। तो आप जब बस में बैठते हो तो पूरी बस में से ये आपको डिसाइड नहीं होता है कि मुझे किस सीट पे बैठना है, और बस में बहुत जाने की जल्दी लग रही है, तुरंत जाकर के एक रुमाल या कोई बैग या कोई बस्ता, कोई सामान हम सीट पे रख देते हैं, वो सीट अपनी हो जाती है। जनरली ऐसा ही होता है ना अपने राजस्थान में, तो ऐसा मैंने देखा है कि भाई एक रुमाल है, ये रख दिया, बस ये सीट मेरी हो गई है, अब तो कोई आ रहा है तो पीछे वाली सीट रोक लेना, जिसको अपन कहते हैं। तो ये वागदान का मतलब एक प्रकार से सीट रोकने का, इसका मतलब होता है सगाई। इसका मतलब क्या है? सगाई। सगाई का मतलब होता है कि लड़की की दान देने की बात हो चुकी है और पिता ने यह कह दिया है कि मेरी लड़की इस लड़के के साथ में शादी करवाऊंगा। फाइनल नहीं हुआ है, वो केवल सीट पे रुमाल रखा गया है। हो सकता है कोई प्रभावशाली व्यक्ति आ जाए और रुमाल को हाथ में लेके फेंक दे। मैं सही व्याख्या कर रहा हूं, ठीक है ना? तो आप इसे यूं समझ सकते हो, प्लॉट ले लिया पर रजिस्ट्री बाकी है। सही कह रहे हो ना? बस। तो वागदान का अर्थ होता है कि वाणी से जिसका दान दे दिया जाए उसे वागदान, और वागदान का सही अर्थ है सगाई। जिसकी भी सगाई हो गई हो वो वागदान कहलाता है, ठीक है? अब बात ये आती है कि सगाई हुई है तो किसी न किसी के साथ हुई होगी। किसी न किसी के साथ हुई का मतलब कोई पर्सन ही होगा, कोई घोड़े गधे खच्चर थोड़ी होंगे। आप तो ऐसे हंसते, अपनी तो सगाई की बात ही नहीं, अपनी तो शादी हो चुकी है। तो जिनकी हुई है उनको सोचना है, ठीक है? तो जिस, अब सारे प्रश्न लड़कियों पर ही आने वाले हैं, ध्यान रखना। पेपर सेटर जो है वो पुरुष ही है, तो वो लड़कियों पर ज्यादा प्रश्न बनाते हैं। हाँ, मैं आपको कह रहा हूं, मैं आपको बहुत सारी बातें सिखाने वाला हूं कि कितनी बातें ऐसी है। अभी देखिए एक वाक्यांश में, ठीक है? जैसे आप बताओ, आप बताओ। आप बताओ, वह लड़की जो अपने प्रेमी से छिप छिप करके मिलती है उसे क्या कहते हैं? ये कौन है? बेंडा। बेवफा कैसे होगी बेंडा? हा? हा? अच्छा, छुप छुप के मिल रही है। अरे जिससे प्रेम कर रही है उसी से मिल रही है तो काहे की बेवफा? हा? हा? ये तो गलत बात है यार, ये तो आप गलत कर रहे हो। वो तो प्रेमिका है, जिससे प्रेम कर रही है उससे मिल रही है, वो तो उसके लिए हो सकता है। किस किस से करे वफा, किस किस से करे वफा, ये वक्त वक्त की बात है। जिसे हमने चाहा आज वो किसी और के साथ है।
वो अलग बात है, वो अलग बात है। वो आप इतना मत सोचो कि यार वो तो बेवफा। तो आप बताओ उसे क्या कहेंगे? अरे चलो चलो ठीक है, तो हाँ ठीक है, वो चलो मान लेते हैं। वह प्रेमिका जो अपने प्रेमी से काली रातों में मिलती है, उसे क्या कहेंगे? अरे हिंदी में ऐसे आएंगे। हाँ, हाँ। क्या इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानना चाहोगे? कितने प्रेमी बैठे हुए हैं। चलो अब सुन लो, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सब बातें हिंदी कह रही है, और हिंदी में है इसलिए मुझे कहना। हाँ, ये दोनों बातें अच्छी तरीके से समझ लेना, और ये आपके काम की है, क्योंकि हमारे हिंदी में एक टॉपिक है शब्द युग्म, शब्दों का जोड़ा। अनल और अनिल, जलज और जलद, ऐसे शब्द मिलते हैं, वहां ये भी जोड़ा पूछा जाता है परीक्षा में। तो पेपर सेटर इन तक पहुंचा नहीं है, मैं तो पहुंच गया हूं, इसलिए हो सकता है कि यहां से कोई प्रश्न पुटअप हो गया ऐसे, क्योंकि हिंदी में कई शब्द आने वाले। अभिसार का अर्थ है प्रेमी से छिपकर मिलना। प्रेमी से छिपकर मिलना, चिपक कर नहीं। हाँ, मैं बोल रहा था एक बार ऐसे, प्रेमी से छिपकर मिलना, छोरे ने लिख दिया प्रेमी से चिपक कर मिलना, तो अर्थ का अनर्थ कर दिया। हाँ, ये ध्यान रखना, ये हिंदी में तो बहुत माइनर से माइनर बातों पर ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। हम लाख छुपाए प्यार मगर दुनिया को पता चल जाएगा, लेकिन छिप छिप के मिलने से मिलने का मजा तो आएगा। हो ये बहुत यूं लग रहा है जैसे आज मैं उसके दिल की बात कह रहा हूं। तो प्रेमी से छिपकर मिलना क्या कहलाता है? अभिसार। कोई लड़का किसी लड़की से, प्रेमी से, मतलब वो छिपकर मिल रहा था, उसके बापू ने देख लिया, ये कहलाता है आक्रमण। फिर लठ लेके आएंगे, ये ध्यान रखना। तो प्रेमी से छिपकर जो भी मिलता है वो लठ ही खाता है, ठीक है ना। तो अभिसार का मीनिंग होता है आक्रमण, और अभिसार का मतलब होता है प्रेमी से छिपकर मिलना। अब बात आती है प्रेमी से छिपकर मिलने वाली की, तो ज्यादा कुछ नहीं उलझना है, और यहां बन गया अभिसारिका। अभिसारिका एक शब्द है, इसका मीनिंग है कि वह लड़की, वह नायिका, वह प्रेमिका जो अपने प्रेमी से छिपकर मिलती है, उसे अभिसारिका कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? वो अभिसारिका का रोल बखूबी निभा रही है, वो अभिसारिका है वो, ठीक है। अब बात आती है कि वो अभिसारिका कब मिलती है, वहां प्रश्न पैदा हो जाता है। अगर वो मर्यादित है, मर्यादा में रहने वाली है, तो वो कभी भी खुले में नहीं मिलने वाली है, वो काली रातों में ही मिलने वाली है। अर्थात उसे क्या कहेंगे? कृष्णा अभिसारिका। अरे मैंने क्या कहा? मर्यादित है, लोक लाज शर्म हया ये सब चीजें हैं उसके अंदर। अगर किसी को खुले में मिल जाएगी तो फिर पूरी समाज में, पूरी बिरादरी में तो फिर बातें फैल जाएंगी ना यार जल्दी। हाँ, पर वो ये चाहती नहीं है, वो ये चाहती नहीं है कि मैं जिससे मिलूं, है ना, वो कोई और उस बात को देखे, सोचे, समझे, इसलिए वो क्या कहलाती है? अब मरण कब होता है वो बता रहा हूं, आगे देखो इसको। कृष्णा अभिसारिका का मतलब होता है काली रातों में मिलने वाली। मरण तो तब होता है जो अमावस की रातें में जिससे वो मिलने जा रही है, या वो जिससे मिलने जा रहा है, कमबख्त को शकल तो नजर ही नहीं आ रही है। अब वो मैं किससे मिल रहा हूं मुझे क्या पता, है ना। तो ये सिर्फ अंदाज है कि हाँ जिसको बुलाया वो ही है। कृष्ण अभिसारिका में बहुत सारी नुकसान भी है और फायदे भी है, वो सब जानते हैं। ठीक है ना। तो कृष्णा अभिसारिका में ये ध्यान रखना, जो काली रातों में मिलती है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि नहीं, मुझे जिससे मिल रहा हूं उसके आत्म संतुष्टि के लिए, हाँ ये वही पर्सन है जिसको मैंने कहा था 4 बजे 5 बजे फतेह सागर पे आ जाना, वो है ही नहीं, कोई दूसरा है। तो ऐसी स्थिति में वो चांदनी रातों में मिलती है, और चांदनी रातों में मिलती है श्वेत होता है ना, और उसको कहते हैं शुक्ल पक्ष, उसे कहते हैं शुक्ला अभिसारिका। सब संधि का ही मामला है, शुक्ला अभिसारिका।
याद रखना, परीक्षा में आ गया, चांदनी रातों में अपने प्रेमी से मिलने वाली को क्या कहते हैं? शुक्ला अभिसारिका। और काली रातों में मिलने वाली को, जो लोक लाज शर्म को रखती है वो तो इसको, हाँ वो मिलेगी। जिसको थोड़ा लोक लाज भी है लेकिन रात का इंतजार कर रही है, लेकिन ये कंफर्म है कि इसी से ही मिल रही हूं, वो शुक्ला अभिसारिका। लेकिन जिसको रात में नहीं, सिर्फ दिन का भी इंतजार नहीं रहता, नहीं इतनी बेचैनी है, जो कहते हैं अपने तो जो दिन में मिले उसे कहते हैं दिवा अभिसारिका। उसे क्या कहते हैं? दिवा अभिसारिका। देखो संधि ने कितने शब्द सिखाए। ठीक है, खैर मैं बात कर रहा था यहाँ पर, हाँ कहां से कहां लिया है, क्या कह रहे हो? हाँ हाँ बोल दो, आपकी बातें। हाँ हाँ बोल बोल, क्या कह रहे हो? हाँ, ठीक है ना। तो आज कौन सा शब्द पसंद आया था? कृष्णा अभिसारिका। चलो, हाँ हाँ, खैर ऐसा है कि जब हम काबिल बन जाते हैं तो उसके बाद क्या कृष्णा अभिसारिका, क्या शुक्ला अभिसारिका, है ना। काबिल बनने के बाद तो सारी अभिसारिकाएं एक फूल पर मधुमक्खियां जैसे मंडराती है वैसे मंडराएगी, तो इसलिए पहले काबिल बनो, ठीक है ना। तो ऑटोमेटिकली सब ये जिनकी आप ख्वाब देख रहे हो, ये ख्वाब सारे पूरे होंगे, तथास्तु। खैर चलिए, इसको आर्यपन में बात कर रहा था। वागदान, वाणी से जिसका दान हो जाए उसको कहते हैं, और वाणी से जिसका दान हो गया होता है उसका नाम होता है वागदत्ता। वागदत्ता का मीनिंग होता है वह कन्या जिसकी सगाई हो चुकी हो। किस किस की हुई है अपने में से यहाँ सगाई? अरे भेंडा, वो लड़का है। सगाई जिसकी हुई है उसकी बात कर रहा हूं, वो लड़की हुई, लड़की होगी ना सगाई। तो दान तो लड़के का कब हुआ? दान तो लड़की का होता। पिता अपने लड़की का हाथ लड़के के हाथ में देते हुए कहता है अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। फिर वो लड़का कहता है आई एक्सेप्ट इट, है ना। तो वो वागदान है, ध्यान रखना। और उसको क्या कहते हैं अपन? वागदान। और वागदत्ता जिसकी सगाई हो चुकी है उसको कहते हैं, उस लड़की को कहते हैं। एक बार ऐसे ही सवाल कर दिया किसी ने कि सर उस लड़के की सगाई तो उस लड़की के साथ हुई है, तो लड़के की भी तो सगाई हो गई है, उसको क्या कहते हैं? प्रश्न तो अच्छा था उसका। लड़की के लिए वागदत्ता शब्द है, जिसकी सगाई हो चुकी है उसको कहते हैं। लड़के के लिए याद रखना, हमारे संस्कृति में कभी भी लड़के का दान नहीं होता। दान सिर्फ और सिर्फ किसका दिया जाता है? लड़की का। इसलिए वो कन्या दान कहलाता है। तो कोई ये लड़का कहे कि नहीं सर मैं तो दान होना चाहता हूं, दान होना चाहता हूं, तो उसे वागदत्त मान लो। वागदत्त जो दे दिया गया हो। ये हालांकि ऐसा होता नहीं है, जिस दिन लड़के का दान हो गया समझ लेना बापड़े का बलिदान हो गया। हाँ, होता नहीं है। हमेशा हम शादी करके लेकर के आते हैं, कभी ऐसा नहीं होगा कभी लड़की किसी घर के जाकर के लड़के को ले आई, है ना, शादी करके, वो तो फिर घर जमाई बन गया होगा, ठीक है ना। उसके लिए कोई शब्द नहीं है, तो उसे अब कहने के लिए कह सकते हो, बाकी ऐसा नहीं है। तो संधि के लिए प्रॉपर क्या बात हो गई? ध्वनि में परिवर्तन। अब ध्वनि में परिवर्तन कैसे? देखो, ये क है, ये द है, लेकिन क किस में बदल गया? ग में। तो ध्वनि में परिवर्तन हो गया। तो ध्वनि में परिवर्तन होता है तब क्या होती है? संधि। ध्वनि में परिवर्तन नहीं होता है तब क्या? अच्छा बताओ, जल और धारा को जोड़ो, क्या बना? ये संधि है या संयोग? संयोग। देश और भक्ति को जोड़ो, क्या बना? संधि है या संयोग? बात समझ में आ गई। तो संधि के लिए जो महत्वपूर्ण बात है वो यही है, ध्वनि में परिवर्तन। दो वर्णों का मेल जिसमें ध्वनि परिवर्तन हो जाए वो संधि कहलाती है, बाकी सारे संयोग का विषय रहेगा। यहां तक बात समझ में आ गई संधि के बारे में। अब आगे इसको और गहराई से पढ़ाऊंगा। संधि के लिए अगर हमने नियमों को अच्छी तरीके से समझ लिया तो हमें कई सारे शब्दों का अर्थ ऑटोमेटिकली पता पड़ जाएगा। जैसे देखिए, मैं किसी से शब्द पूछ रहा हूं, उसका अर्थ ये बताइए। एक शब्द है, क्या लिखा है ये? उर्गाई। आप में से ऐसे कितने हैं जो इसका मीनिंग जानते हैं? नहीं जानते? एक, चलो बहुत बढ़िया। हाँ, आप बताओ क्या होता? शाबाश। कहाँ पढ़ा ये? क्योंकि ये शब्द मैं ही पढ़ाता हूं, बाकी पूरे कंपटीशन सेक्टर में कोई पढ़ाता नहीं है।
तो इसलिए मुझे अच्छा लगा, आपने मुझसे पढ़ा है। कब पढ़ा? अच्छा, लास्ट टाइम है ना? ओके, गुड। चलिए इसको क्लियर करते हैं। आप देखिए यहां संधि कितनी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस शब्द का मैं पोस्टमार्टम कर रहा हूं और बड़ी गहराई से समझना। हमारे हिंदी में एक शब्द आता है अरी, और एक शब्द आता और अरी। ये दोनों ही सही है, पर दोनों का मीनिंग अलग है। इस अरी का अर्थ होता है शत्रु, दुश्मन, रिपु, जिसको हम कहते हैं। और अरी का अर्थ है संबोधन। संबोधन का मतलब किसी को बुलाना। अरी अठिया, अरी कठिजारी, ऐसे बोलते हैं ना, वो अपने अलग अलग भाषा में अलग अलग बोलते हैं उसको। ये संबोधन है, ये शत्रु है। आप देखिए इसका की वर्ड जो आप है ना, इसको अच्छी तरीके से आपने ग्रहण कर लिया है। अब थोड़ा इधर आते हैं। उर्गारी का संधि विच्छेद करने से पहले मैं कुछ अन्य शब्द पर आऊंगा, फिर इसका हम संधि विच्छेद करेंगे, क्योंकि संधि के लिए ये शब्द हमको कितने शब्द सिखा रहा है वो क्लियर कर लेते हैं। देखिए एक शब्द है कंस, और ये एक शब्द है अरी। और मिलके क्या बनाएगा? मैं संधि नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं पहले बता दूं आपको, आप डायरेक्ट संधि पे मत जाना। क्या शब्द बना पहले ये बताओ? कंसारी। कंसारी का क्या अर्थ होता है? कंस सब जानते हैं, और अरी शत्रु। ये अब हमें ग्रहण हुआ। बाकी अगर मैं डायरेक्ट कंसारी पूछता तो डायरेक्ट इसका अर्थ नहीं निकल पाता। कंस कहते हैं, आप सभी को जाते हैं, मामा कंस आपने सुना ही है, एक व्यक्ति था, एक दुराचारी राक्षस कह दो। और अरी कहते हैं शत्रु। भगवान कृष्ण ने कंस का मर्दन किया था, कंस को मारा था। तो मुझे बताइए कृष्ण भगवान कंस के लिए क्या हो गए? शत्रु, दुश्मन। तो कंस का जो शत्रु है, कंस का शत्रु जगत प्रसिद्ध एक ही है, भगवान कृष्ण। तो इसका कंसारी का मीनिंग होता है कृष्ण। क्या अर्थ होता है? अब देखिए पर्यायवाची कोश में अगर ये पूछ दिया गया आपको कंसारी का अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ होता है कृष्ण। याद रखना, जो कंस का मर्दन करते हैं वो कौन है? कृष्ण, भगवान कृष्ण को कहा जाता है। जो दुनिया में एक है उसमें बहुब्रीहि समास होता है। अब देखिए मैं संधि से कितने टॉपिक क्लियर कर रहा हूं। ये कंसारी बहुब्रीहि समास का उदाहरण। अगर मान लीजिए परीक्षा में आ गया तो इसका विग्रह क्या करेंगे? कंस का अरी है जो वह कौमा कृष्ण, और ये बहुब्रीहि समास का उदाहरण हो गया। ठीक है, कंसारी का मतलब क्या हो गया? कृष्ण हो गया। क्लियर हो गया? यहां तक बात समझ में आ गई। हमने इस अरी का अर्थ अब ग्रहण कर लिया है, हम इससे और शब्द क्या बनेंगे उसको भी क्लियर कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए अब परीक्षा में आ गया मृगारी। क्या आ गया? मृगारी। तो हमारे मस्तिष्क में आना चाहिए कि मृगारी का अगर विश्लेषण करें तो इसमें मूल शब्द क्या है? मृग। और इधर क्या है? अरी। अरी यानी क्या होता है? शत्रु, दुश्मन, रिपु। मृग कहते हैं हरिण को, शुद्ध हरिण शब्द है, हिरण नहीं होता, ध्यान रखना। ठीक है ना? तो हिरण का शत्रु कौन है? सलमान खान। हाँ, नहीं, ये ध्यान रखना, जंगल में मृग का शत्रु सिर्फ और सिर्फ एक ही होता है, शेर। अब आप देखिए मृगारी किसका पर्यायवाची है? शेर। मैं पर्यायवाची पढ़ा रहा हूं, संधि पढ़ा रहा हूं। कॉकटेल है एक प्रकार से, ठीक है ना? मृग प्लस अरी से क्या बन गया? मृगारी। बात समझ में आ गई? इसी तरीके से मान लीजिए ये एक शब्द आ गया, क्या आ गया? मदनारी। आप बताएं सर। यस, आपके पास। हाँ, क्या? हाँ, नहीं पता पड़ रहा है। अरे कुछ भी नहीं करना है, सीधा है। आपको ये लग रहा है मदनारी, मदन जी की नारी यहाँ क्या कर रही है? ऐसा नहीं है। इसमें मूल कौन है? मदन। और इधर कौन है? अरी। ओके, ठीक है। अब आपसे ही सवाल करूं, मदन का मीनिंग जानते हो? नहीं जानते हो मदन का मीनिंग? कृष्ण। शाबाश। आप बताओ क्या होता है? नहीं जानते हो? आप सभी विद्यार्थी को तो इसका अर्थ जानना ही जानना है, याद रख लेना, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। मदन, मदन किसको कहा जाता है? ध्यान रखना,
मदन कामदेव को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कामदेव को कहा जाता है। और कामदेव को कहा जाता है, इसका मतलब वो आपके लिए कहां है, इसका मैं इस पर ज्यादा जोर क्यों दे रहा हूं, उसके पीछे कारण क्या वो बता रहा हूं। पहले इस मीनिंग को क्लियर करने के बाद समझते हैं। मदन कहते हैं कामदेव को, अरि कहते हैं शत्रु को। कामदेव को भस्म किया था भगवान शिव ने। किसने भस्म किया था? भगवान शिव ने। ऐसे ही नहीं किया, ध्यान रखना, हमारे जितने भी 33 कोटि प्रकार के जो देवी देवता है, उनके लड़ने का एक हथियार है। भगवान कृष्ण के पास चक्र था, भगवान भोलेनाथ के पास त्रिशूल है, ठीक है ना, भगवान राम के पास धनुष है ना, और हनुमान जी के पास वो गदा, ठीक है ना। इस तरीके से कामदेव का भी लड़ने का हथियार है। कामदेव का लड़ने का हथियार कोई शस्त्र नहीं है, कोई अस्त्र नहीं है, बड़ा सबसे विचित्र लड़ने का हथियार है, और वो हथियार है सम्मोहन। और सम्मोहन का मतलब होता है किसी को अपने दिमाग से चलाना, ये कहलाता सम्मोहन। और सम्मोहन पता है, किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, आकर्षित करना है। आप कहीं जा रहे हो तो आप उसको कैसे अट्रैक्ट करोगे कि ये मुझे नोटिस करे, उसके पीछे आप क्या करोगे? या तो आप कोई अच्छी वेशभूषा लेकर के जाओगे, अच्छे कपड़े पहन करके जाओगे, या कोई ऐसे कपड़े पहन के जाओगे जो कभी देखे ही नहीं किसी ने, और वो उसको देखे, अरे यार ये क्या चमत्कार। हाँ सही है, मैं बता रहा हूं, दुनिया में नोटिस करने के तरीके कोई कहता नहीं है तू मुझे देख, वो इस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करेगा। कई बार देखा होगा कुछ लोग परफ्यूम डिओ वगैरह लगाते, फिर वो खुशबू आती है तो हम उसकी तरफ, यार ये कहां से भीनी भीनी महक आ रही है, कौन है ऐसा। कभी कभी होता है यार कौन ये परफ्यूम लग गया, पूरा पूरा माहौल खराब कर दिया गया। तो ये सब चीजें क्या है, अपनी तरफ आकर्षित करती, और ये सब कराने का कार्य करता है कामदेव। कामदेव को जो हथियार मिला है वो ये मिला है किसी का माइंड डाइवर्ट करना। सबसे बड़ी बात, हम पढ़ते पढ़ते हमारा दिमाग कहीं बनोली निकल रही है और उसमें वो गाना आ रहा है, झलक दिखला जा, हम खिड़की खोल के देखते हैं कौन है, दुल्हा है दुल्हन है, अरे दुल्हा छोड़ो कोई नहीं। हाँ होता है, पढ़ने वाले जो विद्यार्थी होते हैं पढ़ते रहते हैं, थोड़ा एक पत्ता खोला और फिर कोई गाना लगा, और फिर कोई अच्छा कर्ण प्रिय अर्थात कान को अच्छा लगने वाला, हम देखते हैं कोई पटाखे वगैरह, हमारा माइंड पढ़ते पढ़ते अचानक डाइवर्ट होता है। इसका सारा श्रेय किसको जाता है? मदन जी को। तो समझ लेना, पढ़ते पढ़ते हमारा ध्यान भंग हुआ तो मदन जी आ गए। कौन आ गए? मदन जी। कोई है तो नहीं अपने यहाँ मदन? कौन है? हाँ चलो अच्छी बात है। हाँ किसी प्रश्न का उत्तर यही है, घुमा फिरा कर हर क्लास में होता है। तो मदन किसको कहते हैं? कामदेव को। अब होता क्यों, इनको भस्म क्यों होना पड़ा, इसके पीछे की कहानी सुना देता हूं। पहले कहानियां खूब सुनाऊंगा मैं, पौराणिक आख्यान खूब सुनाऊंगा, क्योंकि मैं संस्कृत साहित्य को पढ़ के आया हूं, संस्कृत पढ़ा हुआ हूं, संस्कृत में नेट वगैरह कर रखी है, तो हमारा पाठ हिंदी जो है वो संस्कृत से ही निकली हुई है। संधि समास उपसर्ग प्रत्यय ये सब संधि संस्कृत के ही कंसेप्ट है थोड़े बहुत, तो उस पर बात होती है। राक्षसों का अत्याचार इस सृष्टि पर बढ़ गया था, इतना बढ़ गया था कि उन राक्षसों को मर्दन करने के लिए भगवान शिव ही ऐसे थे जो उन राक्षसों का मर्दन कर सकते थे। अब समस्या यह थी कि भगवान शिव कैलाश पर ध्यान मग्न थे, वो तपस्या में लीन थे। किसी में सामर्थ्य नहीं देवी देवताओं में कि भगवान शिव को जाके जगाए और ये कहे कि यहाँ राक्षसों ने अत्याचार तबाही मचा रखी है, इनका खात्मा करो। क्योंकि सबको पता है कि भगवान को ध्यान मग्न अवस्था में से हटाना अपने मृत्यु को निमंत्रण देना, यानी कि उनकी तीसरा नेत्र खुलेगा। ये सब बातें जब हो रही थी तो कामदेव ने कहा ये काम तो मेरे बाएं हाथ का है। क्यों? क्योंकि मैं बनाई हूं इसीलिए हूं, मेरा काम ही यही है, माइंड डाइवर्ट करना, ध्यान को भटकाना, मैं कर लेता हूं। तो कामदेव जी मैदान में कूदे और सीधे गए कैलाश पर, और कैलाश पे जाते ही सबसे पहले उन्होंने क्या किया? उन्होंने किया नाना प्रकार के सुगंधित पुष्पों की वायु प्रवाहित की, जैसे आज की तारीख में हम डीओ परफ्यूम कहते नहीं कहते हैं वो, लेकिन उनसे भी भगवान शिव की निद्रा भंग नहीं हुई। कामदेव के लिए एक शब्द है पुष्प धनवा, मैं आगे पढ़ाऊंगा, हालांकि बहुब्रीहि समास में मैं समय से पहले इस शब्द पे आ गया हूं, ये ध्यान रखना, आगे इस पर अपन और गहराई से बात करेंगे। ये दो शब्द
आपको पढ़ाऊंगा, ये दोनों के दोनों कामदेव के लिए ही कहे गए। पुष्प धनवा का मतलब जो फूलों की धनुष हाथ में लेके घूमता है। फूलों की धनुष का मतलब है फूल जो हाथ में लेके, फूल से किसी को घायल कर लेता, पुष्प से घायल कर लेता है। चलाओ न नैनो से बाण रे, ठीक है ना। पुष्प से घायल करना, किसी को एक फूल देते हो और कह दो विल यू मैरी मी, ऑफ कोर्स आई एग्री विथ यू, है ना। और किसी को एक फूल क्या पूरा गमला क्या पूरा बगीचा दे दो, तब भी वो प्रसन्न नहीं होता, वो उसकी प्रकृति है। तो ये कामदेव की प्रकृति है। उन्होंने चारों तरफ से माहौल सुगंधित किया, पर भगवान शिव तपस्या में लीन, वो कुछ भी नहीं हुआ। नेक्स्ट टाइम उन्होंने दूसरा हथियार यानी औजार निकाला। आपको पता कभी आईपीएल में देखा होगा चीयर गर्ल, 4 रन जाते हैं, 6 रन मिलते ही वो नाचने लगती है, वो ऐसे वो चमकीले लेकर के। उस जमाने की चीयर गर्ल को कहा चलो, उस जमाने की। और वो चीयर गर्ल कौन थी? उस जमाने की अप्सराएं। उस जमाने की अप्सराएं कौन कौन सी? मेनका, उर्वशी, रंबा, तिलोत्तमा, ये सब अप्सराएं। संधि प्रकरण में आएगा, इन सब पर भी बात करूंगा। तो ये वहां जाती है। उस जमाने की राखी सावंत, न जाने क्या क्या कह सकते हो आप, ठीक है ना। पर इनसे भी कोई भगवान शिव की तपस्या भंग नहीं हुई। तब ये खुद मैदान में कूदते, और मैदान में कूदते पता है भगवान शिव को नटराज कहा जाता है। और वो नटराज का मतलब भी यही है कि नृत्य में जो कुशल है, और सभी जितने भी नट है उन नटों का वो कौन है? राजा। उस जमाने के डीआईडी चैंपियन, डांस इंडिया डांस, है ना। तो कामदेव को भी ये तमगा मिला हुआ है, वो भी नृत्य जानते हैं। तो उन्होंने कहा मैं भी जाता हूं। वो कैलाश पर्वत पर क्या करते हैं? नृत्य करते हैं, डांस करते हैं। तो रिएक्टर पैमाने पर 9.6 भूकंप आ जाता है। मतलब कैलाश पर्वत जो है कांपने लगता है। भगवान शिव निद्रा से भंग, उनकी निद्रा भंग होती है। जैसे ही उनकी आंख खुलती है, सामने कौन? कामदेव। और कामदेव भस्म, राख, वाणी, रकोड़ो, राख, बिल्कुल कुछ भी नहीं। कामदेव भस्म हो गए। उधर बेचारी उसकी पत्नी रति, रति नाम था उसकी, वो रोती रोती आई, वेयर इज माई हस्बैंड। तब भगवान शिव ने कहा ये पड़ा। कहा है? बोले इस राख में, राख में। तब फिर कामदेव के लिए एक नया शब्द जन्मा, अनंग। बिना अंग का देवता है ये, बिना अंग का है जो, वह कौन? कामदेव। देखो मैं एक शब्द आपने ये पढ़े होंगे, लेकिन इसका मीनिंग समझा रहा हूं। अन प्लस अंग बराबर होता है बिना अंग का। तो बिना अंग का कौन था? कामदेव। कामदेव भस्म हो गया। अब मुझे बताओ, कामदेव को भगवान शिव ने भस्म किया, तो कामदेव के लिए वो दुश्मन हुए कि दोस्त हुए? दुश्मन। तो मदन का शत्रु है जो, वह कौन? मदनारी। और मदनारी किसे कहा जाता है? शिव को कहा जाता है। यही बात समझ में? अरि के कंसेप्ट को समझा रहा हूं। अब मैं नहीं कहूंगा, अब मैं आपको कहूंगा, इसका उत्तर आप बता दोगे। ये एक शब्द है रावणारी। बताओ इसका मीनिंग। अब आपको संधि का मर्म समझ में आया? रावण प्लस अरि, और रावण का शत्रु जगत प्रसिद्ध एक ही है, श्री राम। बात समझ में आ गई? अब हम इस पर आते हैं उर्गारी वाले शब्द पर। देखिए ये है मूल शब्द उरग, और इधर आ रहा है अरि। उर का अर्थ होता है हृदय, छाती, और ग का अर्थ होता है गमन करना। जो छाती के बल गमन करता है, अर्थात रेप्टाइल श्रेणी वाला, यानी सांप। याद रखना, उरग का मतलब क्या होता है? सांप। और अरि का अर्थ होता है शत्रु। दोनों को जोड़ोगे तो क्या बनेगा? उर्गारी। और मुझे बताइए सांप का शत्रु कौन? नेवला। एक तो ये जानते हम, परंतु हाँ अभी मैं आपको बता रहा हूं, पहले समझिए। लेकिन सांप का जो शत्रु है वो है गरुड़। कौन है? गरुड़, जिसको कहते हैं बाज। नंबर 1, अगर परीक्षा में विकल्प में बाज ऑप्शन में न मिले तो फिर नेवला राइट कर लेना। नेवले की सांप से दुश्मनी खाने के होड़ में नहीं होती, ये ध्यान रखना। लेकिन बाज उसको मार करके ऊंची चट्टानों में लेके चला जाता है। कभी देखना डिस्कवरी चैनल या ज्योग्राफी इंडिया, उसमें उस सांप के टुकड़े कर करके और वो अपने बच्चों को खिलाता है। लेकिन नेवला ऐसा नहीं करता।
नेवला तो सांप के टुकड़े करके फेंक भी देता है, उसे ले जाता भी नहीं, खाता भी नहीं है। कई बार खा ले तो अलग बात है, अपवाद स्वरूप, लेकिन इसकी वास्तविक दुश्मनी किसकी है? हाँ, ये ध्यान रखना। तो उरग प्लस अरी से क्या बन गया? उर्गारी। अब आप सोचिए, अगर ये संधि नहीं होती, नहीं हम समझते, तो क्या उर्गारी का मीनिंग एग्जैक्ट पता लगता? क्या कंसारी का मीनिंग पता लगता? खाली फिर इसके लिए हमको डिक्शनरी ढूंढने के बावजूद। लेकिन अब ये बात आपको समझ में आ गई कि संधि न सिर्फ हमें शब्द का विश्लेषण करना सिखाती है, बल्कि उससे बनने वाले अन्य शब्द को बना करके, आपको टुकड़े करके, उसको जोड़ करके नए शब्द बनाने की रीति विकसित करती है। बशर्त उसको पढ़ाने वाला वो शिक्षक भी वैसा होना चाहिए। बाकी आप देखना, संधि को कभी इतनी गहराई से नहीं पढ़ाया जाएगा। आपको दो एक शब्द बता दिया, ये परम प्लस अणु, परमाणु, और हो गया अन आन करके चिकित्सा धनालय, चिकित्सालय, और हम यही रट के आ जाएंगे। लेकिन मैं आपको संधि से बहुत सारे शब्द सिखाने वाला हूं, ठीक है? चलिए, अब अंतिम बात फिर, क्योंकि मैंने कहा ना आज आपको लिखना नहीं है, सिर्फ सुनना है। जैसे देखिए, मैं एक प्रश्न कर रहा हूं, आप वैसे कितने ऐसे हैं जो इसका मीनिंग जानते हैं? मीनिंग जानते हैं, वो गुड। आप नहीं जानते? शशांक नहीं जानते? आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा, यहां सुना होगा आपने। तो शशांक का मतलब क्या होता है ये हमें नहीं पता, लेकिन अब देखिए, इसके परीक्षा में 4 विकल्प तो मिलेंगे, और वो 4 विकल्प क्या है उस पर बात कर देते हैं। देखिए, एक बनेगा शशा, एक बनेगा शश, एक बनेगा शशा, और एक और बनेगा शश। ठीक है, यहां शशा प्लस अंक कर लो तो नियमानुसार आ और आ मिलके आ बन जाएगा। इसी प्रकार शश प्लस अंक कर दो तो अ और आ मिलके आ बन जाएगा। शशा प्लस अंक कर दो तब भी ये बन जाएगा, और शश प्लस अंक कर लो तब भी ये बन जाएगा। इसका मतलब संधि में नियमों को दिमाग में नहीं लगाना है, हमें शब्द के अर्थ को भी समझना, तब हम संधि के साथ न्याय कर पाएंगे। बाकी तो रट के ही जाना है। इसके 2 ही तरीके हैं, या तो अच्छी तरीके से शब्दों को समझे, या फिर डायरेक्ट इसी को याद करके ही जाओ। पर मैं कभी याद करने के लिए आपको प्रेशर नहीं डालूंगा, मैं तो चाहता हूं शब्द का मीनिंग समझे। इस शब्द का मीनिंग समझने से पहले चलिए अंतिम बात कर लेते हैं कि ये शब्द क्या है और कैसे। एक कवि था, कवि, वो छत पे सोया हुआ था। कहां सोया हुआ था? हाँ, आप ये मत सोचना कि वो एक ही जगह पर वो, हम तो अब छत पे एक ही जने को सोता देख कर आए थे, और वो आपको पता है छत पे सोया था बहनोई, मैं तने समझ के सो गई, राणा जी मुझे माफ करना गलती मारे से हो गई। तो वो नहीं है, छत पे ये कवि सोया हुआ था। कौन सोया हुआ था? कवि सोया हुआ। कवि कल्पनाशील होता है, वो कल्पना लोक में विचरण करता है, और इन सारा दुख जो दिया है हिंदी शब्दों का, इन कवियों ने दिया, क्योंकि वो अपनी कल्पना में सोचते थे और उन्होंने कल्पना कर ली। आसमान में उसने एक चांद को देखा। किसको देखा? चांद। और निगाहें गड़ाए हुए देख रहा है, और चंद्रमा के अंदर उसे कल्पना ऐसी की कि चंद्रमा अपनी गोद में किसी खरगोश को खिला रहा है। कभी ये कल्पना के पैसे नहीं लगते, ठीक है ना? मैं अमेरिका में घूम रहा हूं, नासा में घूम रहा हूं, अब क्या करोगे आप? कुछ नहीं, कल्पना कर सकते हैं, कल्पना तो कोई भी व्यक्ति कर सकता है, वो तो स्वतंत्र है। तो कवि ने क्या कल्पना की? चंद्रमा के अंदर कौन खेल रहा है? खरगोश, उसकी गोद में। तो अब यहां देखिए, ये एक शब्द है शश। संस्कृत में शश का मीनिंग होता है खरगोश। और याद रखना, ये आरपीएससी इतिहास में अनेकार्थक शब्दों में सबसे ज्यादा पूछा गया शब्द है ये अंक। अंक का मतलब आप सभी जानते हो, संख्या। अंक का मतलब संख्या, लेकिन अंक का मतलब होता है गोद, गोद में लेना। ये देखो, ये नया शब्द है, आप शायद आपको जिसको पता है अच्छी बात है, नहीं पता है तो नोट कर लेना। और अ मिलके क्या बनेगा? आ। और क्या बन गया? शशांक। जिसकी गोद में खरगोश खेलता उसे क्या कहते हैं? शशांक। और शशांक कहा जाता है चंद्रमा को। किसको कहा जाता है? चंद्रमा को। ध्यान रखना। पास में एक और बिल्डिंग में कवि सोया हुआ था। उसने देखा कि भाई, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इसकी गोद में हिरण खेल रहा है। क्या खेल रहा है? हिरण। तो उसने तुरंत नाम दे दिया मृगांक, जिसकी गोद में हिरण। कभी को हो सकता है उसने खरगोश खिलाया तो इसने हिरण खिला दिया।
तो मृगांक किसको कहा गया है? चंद्रमा को ही कहा गया है। पास में तीसरी बिल्डिंग में एक और कवि सोया हुआ था। उसने कहा भाई साहब इन जानवरों को कब तक गोद में खिलाओगे, हकीकत की दुनिया में आओ। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये अमृत रूपी किरणें बिखेर रहा है। तो उसने नाम दे दिया सुधा धन अंशु। और क्या बनेगा? सुधांशु। अमृत रूपी किरणें बिखेरने वाला कौन? चंद्रमा। कौन है? चंद्रमा। चौथी बिल्डिंग में एक और सोया हुआ था। उसने कहा भाई साहब मुझे तो ऐसा लग रहा है ये शीतलता रूपी किरणें बिखेर रहा है। और उसने तुरंत नाम दे दिया हिम धन अंशु। और क्या बन गया? हिमांशु। और ये सब के सब कौन है? राकेश। और राकेश का अर्थ होता है चंद्रमा। कौन है? चंद्रमा। कोई नहीं, 1 मिनट और रुक जाओ आप, ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताइए, सुधांशु, हिमांशु, मृगांक, शशांक किसके पर्यायवाची हैं? तो मैं पर्यायवाची पढ़ा रहा हूं, संधि पढ़ा रहा हूं? दोनों क्लियर? बात समझ में आई? इन सभी पर हम बात करेंगे अपने अगले एपिसोड पर। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे, मस्त रहे।